नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पर आपके ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे और आपको वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आपको वो पूरे प्रैक्टिस सेट कर लेने हैं और जब आप प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लेंगे उसके बाद आप जैसे वीडियो सेक्शन में जाएंगे और पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ मैथन क्लास आएंगी, तो आपको मैथन क्लास भी कर लेनी है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ पर आपको मैं ट्रिपल सी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका ये आज लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होने वाला है। इसके बाद जो आपकी चलेंगे कुछ स्पेशल क्लास चलेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था? तो याद रखेंगे जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो एनिक था। एनिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है, जिससे कि आपको बाद में पता चल सके कि आप वर्तमान में किस तैयारी पर है और 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था? तो जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो था आपका मार्क 1। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ? जो कंप्यूटर में टोटल पीढ़ियाँ हुई हैं, ये पूछ सकता है कि कंप्यूटर में टोटल अब तक कितनी पीढ़ियाँ हुई हैं। तो कंप्यूटर में टोटल अब तक 5 पीढ़ियाँ हुई हैं और पूछा गया है चौथी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। और आपको वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन नहीं मिलता है, तो BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। या तो आपको माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा या आपको BLSI मिल सकता है। आपसे पूछ सकते हैं आखिर कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में IC चिप। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी आपको मैंने बताया, चौथी में BLSI और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। और जो आपकी वर्तमान में जो जनरेशन चल रही है, पांचवी पीढ़ी चल रही है, इसमें आपका AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। तो आपसे AI या ULSI भी दे सकता है। तो ऑप्शन आपसे पूछा गया था चौथी वाला, चौथा वाला आपने याद कर लिया। जो आपको जो पांचों जनरेशन के बारे में बताया, आपको पांचों जनरेशन को अच्छे से याद कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिख देनी है जो पांच जनरेशन के बारे में आपको बताया है कि कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया? तो अभी अभी मैंने बताया जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। और जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है आखिर इसका टाइम पीरियड कितने से कितना माना जाता है? तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है इसका टाइम पीरियड 1940 से लेकर 1955 तक जो पहली पीढ़ी है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और दूसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड 1955 से लेकर 1964 तक माना जाता है। आप इन टाइम पीरियड को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो ट्रांजिस्टर इसका प्रयोग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में हुआ आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार आखिर किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो याद रखेंगे ट्रांजिस्टर का आविष्कार शॉकले, बार्डरिन और ब्रेटन द्वारा। इन जी तीन नाम आते हैं, तो आपको तीनों नाम में से सिर्फ एक नाम भी दे सकता है। तो आपको सबसे अधिकतर जो नाम पूछा था वो शॉकले का पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार आखिर किस कंपनी द्वारा किया गया? जो आपने देखा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, आखिर इसको किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इंटेल द्वारा, IBM, माइक्रोसॉफ्ट है, AMD। तो याद रखेंगे जो आपका कौन सी कंपनी द्वारा माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था? तो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था। आखिर उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंटेल 4004, INTEL। इंटेल 4004 जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर का नाम था वो था इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है बाइनरी संख्या प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मतलब कहने का मतलब वही है कि जो बाइनरी संख्या है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जिसने आविष्कार किया होगा उसी ने सबसे पहले प्रयोग किया होगा। तो याद रखेंगे जॉर्ज बूले द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो बाइनरी संख्या होती है वो आपकी 0 और 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था आखिर वो कौन सा था? जो मैंने अभी अभी बताया जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था हमारा इंटेल 4004। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ? तो आप कहेंगे अभी अभी हम पढ़कर आए चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट।
इसको याद रखेंगे। और आपसे पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पहले वाले मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है इसमें आपका रिवीजन करवाया जा रहा है कि टोटल आप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दे पा रहे हो। यदि आप यहाँ पर लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के आंसर सही दे लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप प्रैक्टिस सेट नहीं भी देखेंगे तो चलेंगे। यदि आपके इससे कम होते हैं, 45 से कम क्वेश्चन से होते हैं, तो जो 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं आपको उन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लेना है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल ही जाएगी। और साथ साथ आपके सामने जब आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, चैनल पे जाने के बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पूरे 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस सेट पूरे जरूर देख लेने हैं। और साथ ही साथ आपको एक मैथन क्लास कवर करते चलनी है। आप देखेंगे जैसे वीडियो ऑप्शन पे जाएंगे, वीडियो ऑप्शन पे जाने जैसे आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे, तो पॉपुलर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे वहाँ पर 600 क्वेश्चन की मैथन, 500 क्वेश्चन की मैथन, 1100 क्वेश्चन की मैथन, 1000 क्वेश्चन की मैथन, और एक 550 क्वेश्चन की मैथन है। लगभग उनमें काफ़ी ज़्यादा व्यू है जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा भरोसा है। आप उसको पहले वीडियो देखने से पहले आप एक बार जैसे वीडियो क्लिक करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट बॉक्स में देखेंगे आप कितना अच्छा बच्चों का फीडबैक मिला है कि एक ही क्लास से हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो अब कमेंट बॉक्स से जब कमेंट पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा ये क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको एक बार वो क्लास जरूर देख लेनी है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को अपने सभी साथियों में, सभी ग्रुप्स में, सभी व्हाट्सअप अपनी लिंक पर जरूर शेयर कर देना है, जिससे कि आपके साथियों को जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है या जो भी ट्रिपल सी करना चाहते तो उन सभी को ये वीडियो मिल सके और अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत अच्छी ग्रेड से पास कर सकें। तो वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका के लिए स्पेशल मैथन क्लास आने वाली हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो। जो पिछले महीनों में एग्जाम हुए हैं सभी के लिए मैथन क्लास आती है स्पेशल, और आपके लिए भी स्पेशल मैथन क्लास आएगी। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सम फंक्शन होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन होता है इसका प्रयोग होता है जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और गुणा करने वाला पूछ जाता है जी, भाग और घटाने वाला तो नहीं पूछा जाता है। पूछा तो गुणा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गुणा करने के लिए PRODUCT। गुणा करने के लिए जिस प्रकार सम का प्रयोग जोड़ने के लिए होता है उसी प्रकार जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रयोग गुणा करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए राइटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कंट्रोल+X शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो आप कहेंगे कंट्रोल+X का प्रयोग हम कट करने के लिए करते हैं। वहीं पर यदि हमसे पूछे कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का प्रयोग करते हैं। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+B का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछेगा सेव करने के लिए कंट्रोल+S का प्रयोग करते हैं। इन सभी के आंसर आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। जैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके कोर्स में पूरे 9 चैप्टर है, तो अब आपकी क्लास डेली चैप्टर वाइज चलने वाली है। जो आपके प्रैक्टिस सेट से कुछ करवा दिए हैं, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आता है कि सर आप एग्जाम डेट आ चुकी है तो आप हमारी क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए। तो आपको 1 शॉट क्लास आने वाले हैं, जो आपके टोटल 10 चैप्टर है उनको 10 ही चैप्टरों को 10 क्लास में पूरा खत्म करवाया जाएगा और उसके बाद आपकी मैथ क्लास आना स्टार्ट हो जाएंगी। पूछा गया है लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनक्स है वह हमारे एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है। आप देखेंगे प्रत्येक चैप्टर के यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इंटरनेट के जनक के रूप में विंड सर्फ को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और जो इंटरनेट है इसका पूर्ववर्ती किसको माना जाता है, तो इंटरनेट का पूर्ववर्ती अर्पानेट को माना जाता है। और इंटरनेट का आविष्कार कब से माना जाता है, तो आप कहेंगे जो इंटरनेट है इसका आविष्कार 1983। और भारत में इंटरनेट का प्रयोग कब से हुआ, तो 1995 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो डिजिटल इंडिया अभियान है इसकी शुरुआत हुई थी सन 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फिशिंग अटैक क्या है, जो फिशिंग अटैक है आखिर ये क्या कहलाता है, तो याद रखें जो फिशिंग अटैक है वह होता है पासवर्ड चोरी करने की तकनीक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फिशिंग अटैक क्या होता है, तो पासवर्ड चोरी करने की तकनीक फिशिंग अटैक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फायरवॉल का कार्य क्या होता है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे जो फायरवॉल होता है उसका कार्य होता है कंप्यूटर को वायरस से बचाना। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। मतलब कहने का यदि आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फायरवॉल का प्रयोग करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए होता है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया जो आपका लाइनक्स हो गया और आपका विंडो हो गया एमएसी ओएस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। तो याद रखेंगे ये आपके एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स और मैक ओएस जी इस प्रकार से हमारे जी क्या होते हैं, जी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आपका एमएस वर्ड और आपका लिब्रे ऑफिस ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया लाइनक्स हमारा एक ओपन सोर्स है। इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ चुके हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। तो याद रखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भाग होता है वो होता है हमारा कर्नेल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आपसे पूछ सकता है कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जबकि जो मॉनिटर है वह एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन भी काफी बार माउस और कीबोर्ड के बारे में पूछ लेता है। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस हो गया कीबोर्ड हो गया, ये इनपुट डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बूटिंग का क्या अर्थ, जो बूटिंग होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे जो बूटिंग होता है इसका अर्थ होता है कंप्यूटर को चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, वो बूटिंग का कार्य होता है। और यहाँ पर आपसे एक फुल फॉर्म पूछ जाती है BIOS। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो POST होता है इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये दो फुल फॉर्म पूछ जाते हैं तो आपको इन दोनों फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में लिख देना है जिससे कि आपको ये फुल फॉर्म भूले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है विंडो में डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम कौन सा होता है। जो विंडो में डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है NTFS। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल आल्ट एस्केप का प्रयोग, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का प्रयोग होता है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के माध्यम से आप टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं और यदि आप कंट्रोल आल्ट डिलीट भी बटन प्रेस करते हैं तो इसके माध्यम से आप टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। यदि आपको दो में से कोई भी शॉर्टकट की मिले तो आप दोनों के माध्यम से टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव करने के लिए इसका प्रयोग होता है और हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल टी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस भाषा में विकसित किया गया। आप देखेंगे क्वेश्चन आपके ठीक उसी प्रकार होने वाले हैं, ठीक इसी प्रकार आपके एग्जाम हॉल में भी जब अपना पेपर देंगे तो इन्हीं क्लासों में से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी तैयारी फ्री में होने वाली है। जब आप ट्रिपल सी जो मैथन क्लास मैंने बताई है आपको, यदि आप उन मैथन क्लास को देख लेते हैं उसके बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको जो ट्रिपल सी की पिछली क्लास हुई है उन सभी की आपको PDF मिल जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस भाषा में विकसित किया गया था। तो याद रखेंगे उसको सी लैंग्वेज में विकसित किया गया। ऐसा नहीं सोचना है सी लिखा हुआ है, सी ऑप्शन है और सी लैंग्वेज में विकसित किया गया था। जिस प्रकार से आपकी पाइथन और जावा है उसी प्रकार से सी भी एक लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है विंडो 10 कॉर्टाना क्या है। जो विंडो 10 कॉर्टाना है आखिर ये क्या है, तो याद रखेंगे यह आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है विंडो में जो रिसाइकिल बिन होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो आपने रिसाइकिल बिन देखा होगा, यदि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आपने मोबाइल में रिसाइकिल बिन देखा होगा। आप किसी भी फोटो या किसी भी वीडियो को हटाते हैं तो वो हमेशा के लिए नहीं हटती है वो, तो आप कहेंगे वो कहाँ जाते हैं, तो आप कहेंगे वो हमारे रिसाइकिल बिन में जाती है। आप देखेंगे इस पर बाल्टी टाइप में होती है, यदि कंप्यूटर में देखा हो तो रिसाइकिल में आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आप उसको वापसी रीस्टोर भी कर सकते हैं यदि आप उसको वापसी करना चाहें। तो याद रखेंगे हटाई गई फाइल को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो हटाई गई फाइल को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए रिसाइकिल बिन का प्रयोग होता है। आप अपने हिसाब से तो हटा देंगे लेकिन वो रिसाइकिल बिन ऑप्शन में चली जाएंगी, आप वहाँ से उस फोल्डर से अपनी फ़ाइल को हटा भी सकते हैं और उनको वापसी भी ला सकते हैं। यदि आप रिसाइकिल बिन से हटा देते हैं तो वो फाइल आपकी हमेशा के लिए हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है www का पूरा नाम क्या है। तो जो www होता है इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है। तो आप देखेंगे ईमेल भेजने के लिए हमारा SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। SMTP प्रोटोकॉल होता है उसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखेंगे SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपसे FTP की फुल फॉर्म पूछ सकता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपसे कोई फुल फॉर्म पूछेगा आप याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछे ईमेल को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करने के लिए POP3 का प्रयोग होता है, भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन आप पढ़कर आए हैं अभी। वेब ब्राउजर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो वेब ब्राउजर होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो वेब ब्राउजर
वो होते हैं, वो क्या होते हैं, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको दोनों में अंतर बताना है। गूगल क्या है और गूगल क्रोम क्या है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। जो गूगल और गूगल क्रोम दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग-अलग हैं, इनको किन नाम से जानते हैं, गूगल और गूगल क्रोम। वेब ब्राउज़र का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट ब्राउज़िंग के लिए हमारा वेब ब्राउज़र का प्रयोग होता है। जो आपसे क्वेश्चन किया है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है, जैसे आप गूगल क्रोम खोलते हैं, उसमें आप कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करने के बाद जो आपके पास पहला पेज आता है, आखिर वो क्या कहलाता है, तो उसको हम होम पेज के रूप में जानते हैं, जिसमें आपकी सारी लिंक होती हैं। किसी भी लिंक पे जाएँगे, आपको उसके अंदर जो भी लिंक होगी, लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा सारा दिखेगा। जहाँ पर आपको बहुत सारी लिंक दिखाई देती हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका होम पेज कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, रोम का पूरा नाम क्या होता है? जो रोम होता है, याद रखेंगे, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और इसको स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे, रोम को किसके रूप में जाना जाता है? तो रोम को स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, रैम और रोम में क्या अंतर होता है? ये क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको सीधा पता चलेगा कि आपका पेपर किस लेवल में आता है। रैम और रोम में क्या अंतर होता है? तो याद रखेंगे, जो रैम होती है, जैसे मैंने बताया, जो रोम होती है वो आपकी स्थायी होती है। तो आप देखेंगे रोम यहाँ पर स्थायी है और यहाँ पर अस्थायी लिखा हुआ है, तो ये नीचे वाला गलत हो जाएगा और ऊपर वाला सही हो जाएगा। जो रैम होती है वो अस्थायी होती है। याद रखेंगे, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो ये अस्थायी मेमोरी होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? जो हार्ड डिस्क होता है, अगर उसमें डेटा किस रूप में संग्रहित होता है, तो याद रखेंगे, उसमें डेटा आपका मैग्नेटिक के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? जो आईपी एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? जो आपका IPv4 एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 एड्रेस होता है वो 128 बिट का होता है। और आप वीडियो के अंत में आपको सामने एक पेपर सॉल्यूशन का वीडियो आएगा, जिसको आपको देखना है, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा उसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जितने जितने आते हैं, उन सभी को मिलाकर आपका एक वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन है। उसमें आपको पूरा पेपर के बारे में पता चल जाएगा। आप वीडियो के अंत में पहुंचेंगे तो आपके सामने एक, यहाँ पर आपकी 600 क्वेश्चन की मैथन आएगी, यहाँ पर आपकी 1100 क्वेश्चन की मैथन आएगी, और यहाँ पर आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट बाई लिस्ट आ जाएगी जो आपके डेली चल रहे हैं। और जी यहाँ पर आपकी आएगी पेपर सॉल्यूशन, जिससे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। जब आप वो वीडियो पूरा देख लेंगे और उसमें आप देखेंगे कि यदि आपके 60 से 70 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। यदि आपके इससे कम क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको तैयारी करने की फिर से आवश्यकता होगी, और अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 15 दिन का अच्छे से समय बचा हुआ है। 15 से 20 दिन कह सकते हैं, आसानी से आप इसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ये पेपर सॉल्यूशन जरूर देखना है, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप वर्तमान में किस स्तर पर हैं। पूछा गया है, सीपीयू का कार्य क्या होता है? जो सीपीयू होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीपीयू का मुख्य कार्य होता है प्रोग्राम निष्पादित करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, यहाँ पर आपके, जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आते हैं। आप देखेंगे, यहाँ पर आपका पहला ट्रू फॉल्स पूछा गया है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आंसर होगा सही, जो कंप्यूटर है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका प्रयोग क्या होता है? जो आप देखेंगे, हम जो भी काम करते हैं वो डिजिटल रूप से कंप्यूटर पर करते हैं। तो कंप्यूटर विद्युत इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का प्रयोग करके कार्य करता है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग नहीं कहा जाता। तो आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग ही कहा जाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ जाती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म अच्छे से याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यह सभी प्रमुख गणनाएं और नियंत्रण करता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर गलत, क्योंकि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। रैम एक स्थायी मेमोरी है। तो सर आप कहेंगे सर अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं, रैम हमारी अस्थायी मेमोरी होती है, ना कि स्थायी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हार्ड डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। जो हार्ड डिस्क है, क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, हार्ड डिस्क है वह एक द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है, ना कि प्राइमरी मेमोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो लिब्रे ऑफिस है, क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। जो लिब्रे ऑफिस, जैसे आपने लाइनक्स को देखा तो ओपन सोर्स, ठीक उसी प्रकार आपका लिब्रे ऑफिस होता है, वो ओपन सोर्स है, जिसका सोर्स कोड आपको फ्री में उपलब्ध होता है। और आप देखेंगे, इंटरनेट के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप MS ऑफिस को डाउनलोड नहीं कर सकते इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि जो आपका MS ऑफिस है वो है आपका प्रीपेड है, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होता है। लेकिन जो आपका लिब्रे ऑफिस है वो ओपन सोर्स है, आप लिब्रे ऑफिस को इंटरनेट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट का प्रयोग केवल ईमेल भेजने के लिए होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, इंटरनेट का प्रयोग हम वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग आदि के लिए भी कर सकते हैं। आप कहेंगे प्रत्येक सेक्टर में हम
इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, जो आपका क्या क्वेश्चन था, गूगल और गूगल क्रोम में अंतर क्या होता है, तो गूगल है वो क्या है, गूगल एक आपका एक सर्च इंजन है। याद रखेंगे गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि जो आपका क्रोम है, गूगल क्रोम है, वो है आपका एक वेब ब्राउजर है। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। गूगल एक सर्च इंजन है और जो गूगल क्रोम है वो आपका एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्प्रेडशीट में पंक्तियों को रो कहते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जो लेटी हुई लाइन होती हैं इनको रो के नाम से जाना जाता है, जो खड़ी हुई लाइन होती है उनको कॉलम कहा जाता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रेजेंटेशन में स्लाइड का प्रयोग जानकारी प्रस्तुत करने के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जो प्रेजेंटेशन होता है इसका प्रयोग होता है जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए। आप किस स्टाइल में अपनी जानकारी को दिखाना चाहते हैं, इमेज, चार्ट, टेक्स्ट के बारे में किस प्रकार से उसको अच्छे अच्छे डिजाइन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आंसर सही है। जो यूआरएल होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर होगा सही। यूआरएल वेब ब्राउजर में टाइप किया जाता है, वेब ब्राउजर में टाइप किया जाने वाला पता होता है जो किसी वेबसाइट को दर्शाता है। जब आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे तो आप देखेंगे नीचे एक लिंक आएगी जो आपके यूआरएल कहलाती है, HTTPS के वो स्टार्ट होगी। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है जो लैन नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो आंसर होगा बिल्कुल सही। जो लैन एक सीमित क्षेत्र जैसे कार्यालय या भवन के भीतर कंप्यूटर नेटवर्क होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। इसका आंसर आप सभी को देखना है। आप देखेंगे जी इसका आंसर भी आपको क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन करा दिया जाए। मॉडेम होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। और मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 51 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है टोटल आपने 50-51 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी साथियों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके सामने कुछ मैथन क्लास आए होंगे, मैथन के साथ साथ आपको पेपर सॉल्यूशन का वीडियो भी आ चुका होगा यहाँ पर, तो आपको उस पेपर सॉल्यूशन वीडियो को जरूर देख लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।